हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये BHIC 134 का है। जो BHIC 134 है इसमें सिर्फ एक ही ब्लॉक है, यानी एक ही खंड है और इसमें शायद 8 या 9 यूनिट है। तो हम देख लेते हैं। और साथ साथ में ये भारत का इतिहास है और 1707 से 1950 के मध्य जो भी घटनाएं हुई भारत के इतिहास में वो इसमें हम पढ़ेंगे, 1707 से 1950। साथ में ये भी क्लियर कर देती हूँ कि EHI 05 भी जो स्टूडेंट है जिन्होंने BA लिया था, क्योंकि BAG स्टूडेंट के लिए है, जिन्होंने BA लिया है और जिनका सब्जेक्ट EHI 05 है वो भी इस वीडियो को देखें। अच्छा, आप कहेंगे क्यों देखें, तो उसका रीजन ये है कि इसका जो यूनिट 1 है, जो यूनिट 1 आप पढ़ने जा रहे हैं वो EHI 05 की यूनिट 1 से लिया गया है और साथ ही साथ में कुछ कंटेंट MHI 05 की यूनिट 25 से लिया गया है। इसी तरह का BAG, BCom जी, BSc जी का जो कंटेंट सिलेबस है वो बनाया गया है, किससे? BA, BCom, BSc के स्टूडेंट के सब्जेक्ट से, प्रोग्राम से निकाल करके। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यूनिट कुछ लिए गए, कुछ छोड़े गए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं यूनिट 1। आज देख लेते हैं BHIC 134 का भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक का। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तावना आपको मिलेगी, इसमें क्या क्या पढ़ना है सभी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो हम लेंगे वही जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे 18वीं सदी की व्याख्या, यानी 18वीं सदी की हम व्याख्या यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 18वीं सदी में क्या क्या हुआ ये हम इस वीडियो में देखेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लेंगे ताकि टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो आपका और पढ़ने में भी आपको मजा आ जाए। तो 18वीं सदी की व्याख्या में 18th सेंचुरी को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है, वो बनता है कि 18th सेंचुरी की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो क्या है, ये आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। और वेरी इंपॉर्टेंट इसमें बनता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, उसका पतन और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ। 18वीं शताब्दी का प्रारंभ भी मुगल साम्राज्य के पतन से हुआ था। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। और साथ ही साथ में क्षेत्रीय राज व्यवस्थाओं का उद्भव कैसे हुआ, छोटे छोटे जो राज्य थे कैसे उनका उद्भव हुआ, किस तरह से निकल के सामने आए थे। दो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बन जाती हैं 18वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए प्रस्तावना में यही सब चीजें होती हैं कि भारतवासियों के लिए 18वीं शताब्दी वह काल था जब स्थायी परंपराओं का पतन हो रहा था और इतिहास में मुगल साम्राज्य कभी भी इतना असुरक्षित नहीं प्रतीत हुआ था जितना कि इस काल में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अफगानी लुटेरे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे लोग यहाँ पर आए। उन्होंने भारत को लूटा और उनका सामना साहसिक मराठा लोग जो जाने जाते हैं उन्होंने किया था, उनसे करना पड़ा था। सैन्य अधिकारी तंत्र यानी मनसबदारी प्रथा जो थी ये साम्राज्य का गर्व और मुख्य आधार हुआ करते थे, जो कुछ भी कर पाने में अक्षम पा रहे थे। मनसबदारी प्रथा जो थी, मनसबदारी एक पद होता था जिसमें लोगों को एक पद दिया जाता था और कुछ लोगों को घुड़सवारी वगैरह भी दी जाती थी, घोड़े वगैरह भी दान किए जाते थे, मनसबदारी कहलाती है। ठीक है ना। और आर्थिक व्यवस्था जो थी वो टूट चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुलीन और भद्र वर्ग उनके आश्रितों के जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव चल रहा था। ठीक है ना। ईमानदारी इस वक्त जो थी 18वीं शताब्दी के शुरू होते होते ये गायब हो चुकी थी और ये काफी नहीं था कि तैमूर वंश का सबसे बड़ा कलंक यह था कि दो बादशाह अहमद शाह अब्दाली जिसे हम बोलते हैं और शाह आलम को अंधा कर दिया गया और आलमगीर द्वितीय ने आपसी गुटबाजी में कुलीन वर्ग द्वारा हत्या कर दी गई थी। तैमूर वंश के शासक थे जिनका अंत यहाँ पर कर दिया गया था और यह तीव्र गति से हुआ, इतना तीव्र गति से हुआ और यह आश्चर्यजनक था कि 1700 में औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी क्षेत्रीय पराकाष्ठा पर था। और हम सभी को पता है कि अगर मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद मुगल शासन का अंत हो चुका था और 1730 के आसपास उसके कई सारे भाग राजनीतिक कारणों से क्षेत्रीय राज्यों में खंडित हो गए थे, जैसे अवध का नवाब या बंगाल की निजामत उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में उभरे थे और दूसरे जाट और मराठा मुगल साम्राज्य जो थे ये उनके किसके विरोध में थे? ये मुगल साम्राज्य के विरोध में थे। ठीक है,
तो ये तो हो गया आपका एक प्रस्तावना जो हम शुरू में इसमें पढ़ते हैं। ओके राइट, 18वीं शताब्दी में। लेकिन आज हम यहाँ पर अगर लेते हैं 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं, या हो सकता है कि आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी की प्रमुख कौन विशेषताएं थी। 18वीं शताब्दी से यदि कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर यही लिख देना है, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में दो परिवर्तन हुए थे, ठीक है ना। पहला जो था 18वीं शताब्दी में दो परिवर्तन देखने को मिले थे। पहला परिवर्तन क्या था, जब मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ था और वह क्षेत्रीय और उससे भी छोटी सत्ताओं में बट गया। मुगल साम्राज्य पहले पूरे हिंदुस्तान में शासन करता था, एक प्रभुत्व था, दिल्ली उसका केंद्र हुआ करता था, लेकिन इसका विभाजन हो चुका था, बंटवारा हो गया था और छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में वो बट गया था, ठीक है। छोटे छोटे सत्ताओं में बट गया था, राजाओं का जन्म हो चुका था तो पहले ही, लेकिन मुगल साम्राज्य आया तो वो राजाओं का जो खेमा था वो गायब सा हो गया था और एक छत्र यानी किसके, मुगल के अंडर में वो राजा लोग आ गए थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में फिर वही चीज हुई जो मुगल साम्राज्य के पहले थी कि मुगल साम्राज्य का विभाजन और क्षेत्रीय और उससे छोटे राजाओं का उदय हुआ था। साम्राज्य में आए संकट जिसके परिणाम स्वरूप उनका विखंडन हुआ और वही इस परिवर्तन का मुख्य कारण था, ठीक है। जहां यह क्षेत्रीय और सामाजिक गुटों में राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण मात्र था, वहीं दूसरा परिवर्तन कहीं और अधिक गहरा था। क्या था, क्योंकि लगभग इस सदी के मध्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्लासी का जो युद्ध हुआ था और बक्सर के दो ऐसे युद्ध थे जिन्होंने राजनीतिक रूप को बहुत प्रभावित किया था, और कह सकते हैं कि भारत का जो राजनीतिक प्रभुत्व था वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। प्लासी की जीत और बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के हाथ में ही पूरा शासन सौंप दिया था और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे बदलाव आए थे। सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ था वो सामुद्रिक व्यापार संगठन में हुआ था, ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र के मार्ग से ही व्यापार करती थी और उसको समुद्र पे आधिपत्य जमाना था और वो स्थापित भी कर चुकी थी। कहां, भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर चुकी थी और राजनीतिक आधिपत्य को सैन्य और व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त किया जाने लगा। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य का पतन होता दिख रहा है, एक तरह से हो चुका था, और जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका उदय हो रहा था। वो और ताकतवर बन रहे थे, अपना प्रभुत्व और वो स्थापित कर रहे थे, ठीक है। दूसरा जो था, इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी के प्रभावों को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसे दीर्घकालीन शताब्दी के रूप में देखते हैं, क्योंकि इस शताब्दी में राजनीतिक गतिशीलता के बीज जो थे वो अंग्रेजों के जमने लगे थे और मुगल साम्राज्य के विखंडन में देखे जा सकते थे। यानी कि 1600 ईस्वी के लगभग अंग्रेज यहाँ पर आए थे। 1600 ईस्वी में पुर्तगाली अंग्रेज आए तो वो आधिपत्य जमाते जा रहे थे, वर्चस्व को बढ़ाते जा रहे थे। जो मुगल साम्राज्य 15वीं शताब्दी से था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसका विभाजन हो रहा था, वो नष्ट हो रहा था। और इस विघटनकारी परिणामों में 1720 के पश्चात क्षेत्रीय राजनीति में स्थिरता के लक्षण दिखाई दिए। यानी 1720 तक में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, विघटन हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छी तरह से स्थापित हो गई थी, ठीक है। ओके, चलिए अब 1820 तक जो है प्रक्रिया जारी रही और सभी स्वदेशी राज्यों का विलय अंग्रेज शासित इलाकों में कर लिया गया। अब जितने छोटे छोटे राजा थे, जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और जो छोटे छोटे राजा निकल के आए थे उनको अंग्रेजों ने अपने शासन में ले लिया और वो कंपनी के सहायक संधि के तहत मित्र बन गए। एक सहायक संधि, फूट डालो राज करो वाली नीति जो थी, और संधि जो थी अंग्रेजों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, एक तरह से कह सकते हैं कि तलवार बनी हुई थी और उसी के नोक पे वो लोगों को परेशान किया करते थे। और वही काम इन्होंने इन छोटे छोटे राजाओं के साथ किया था। और 18वीं शताब्दी राजनीतिक महत्व की दृष्टि से 17वीं 18वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों और 19वीं शताब्दी के पहले 3 दशकों को अपने में आत्मसात करती है। यानी कि यहाँ पर 2 दशक जो है अंग्रेजों ने यहाँ पे राज किया, यानी 200 वर्ष तक राज किया भारत में, ठीक है ना। ओके, तो ये तो इसका हो गया, राइट। तीसरा कारण क्या हो सकता है, एक अर्थपूर्ण परिप्रेक्ष्य जो हाल में उभर कर आया था वो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि अब अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेज ने समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू कर दिया था। और सिर्फ यहाँ पे अंग्रेज नहीं थे, पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, ये सभी लोग थे जो व्यापार करते थे। और भारत का जो व्यापार था भारत तक सीमित नहीं रह गया था, वो विश्व तक में फैल गया था। और ये फैलाया किसने था, अंग्रेजों ने। ये खुद सेल्फ करते थे, अंग्रेजों भारतीयों को परमिशन नहीं थी, खुद ही यहाँ का माल बाहर ले जाते थे और बेचते थे। तो यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के मत संबंधों का अवलोकन करता है, ठीक है। और हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के साथ एक विस्तृत व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा था, ठीक है। ओके,
अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जैसे जो भी वस्तुएं की सेवाएं भारत ने हमेशा जो भी वस्तुएं मांगी जाती थी उनकी सेवाएं उसने दी, उसने उन चीजों की पूर्ति की, कहाँ, बाहर विश्व व्यापार में, ठीक है ना। और इस प्रकार जो है भारत के दृष्टिकोण से इसमें पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलता था, लेकिन लाभ किसको मिलता था, इस माध्यम से भारत में काफी धन भी आया, लेकिन वो किसको गया, अंग्रेजों को गया। 18वीं शताब्दी को समझने के परिप्रेक्ष्य में इससे ये परिणाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुगल और उत्तर मुगल के बीच निरंतरता की समस्या बनी रही और यहाँ पे उपनिवेशवाद जो है स्टार्ट हो गया था। 18वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद स्टार्ट हो गया था, यानी दूसरे राज्यों पर जाके क्या करना, उस पर कब्जा कर लेना और वहां पे अपना एक प्रभुत्व स्थापित कर लेना और व्यापार करना, ठीक है ना। ये उपनिवेशवाद कहलाता है और यहाँ पे पूंजी भी बहुत ज्यादा लोगों ने कमाई, ठीक है। दिल्ली के आगरा और दिल्ली के साथ साथ अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप से आती थी। तो यहाँ पर यदि भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है तो आपको यही सब चीजें वहां पे लिखनी होंगी, व्यापार के बारे में लिखना होगा, ठीक है, ओके। तो ये 18वीं शताब्दी में था, ये 18वीं शताब्दी का तो जो अभी हम लोगों ने देखा था, राइट। अब 18वीं शताब्दी संबंधी वाद विवाद, मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि 18वीं शताब्दी संबंधी वाद विवाद क्या थे, लेकिन हाँ यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, वो है मुगल साम्राज्य और उसका पतन और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछ सकता है कि मुगल साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है आपके जो हिस्ट्री का आधुनिक भारत है उसमें भी ये क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन का। मैंने भी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया और बताया है। तो देखिए मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, हम ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़ ही चुके हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन जो हुआ तो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था, छोटे छोटे राजाओं ने उनका जगह ले ली थी और अंग्रेज खास तौर पे जो है उन्होंने अपना प्रभुत्व जो है क्या कर लिया था, स्थापित कर लिया था। तो इसको यहाँ पर देखते हैं, ओके। चलिए सबसे पहली बात है, किसी भी चीज को स्थापित करने के लिए वहां की जो नीति होती है, सिद्धांत होते हैं वो मजबूत होने चाहिए, लेकिन मुगल में ऐसा नहीं था। उनकी जो नैतिक भ्रष्टता का सिद्धांत था, कमजोर शासक था मुगलों का, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने खासतौर पे औरंगजेब लास्ट था तो उसने ऐसी कोई ज्यादा कोशिश भी नहीं की थी कि वो अंग्रेजों से मुकाबला कर सके, ठीक है। मुगल शासकों के पतन को रोकने की कोशिश की थी फर्रुखसियार जैसे, फर्रुखसियार जो था उसने बाद में मुगल शासकों ने इन पतन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उन लोगों ने अपनी कोई जिम्मेदारी अच्छी से नहीं निभाई। कुछ ऐसी घटनाएं भी तेजी से घट रही थी कि किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा काबू में कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि यूनिटी या एकता यहाँ पे जरूरी थी, ठीक है, ओके। यहाँ पर तीव्रता से बिखरती संचार संरचना पर साम्राज्य के आर्थिक और जागीरदारी व्यवस्था जो थी वो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी और जिसकी वजह से ही अधिशासन जो था वो जोखिम में पड़ गया था, क्योंकि ये चीजें लिखी गई हैं। अब यहाँ पे हबीब मानते, जो लेखक थे इरफान हबीब, उन्होंने ये माना है कि हबीब का मानना था कि एक और अर्थव्यवस्था के विस्तार की क्षमता स्वयं में बुनियादी तौर पर अपने आप में सीमित थी, यानी मुगल अर्थव्यवस्था जो थी वो किसानों से अधिक अधिशेष हथिया ले, यानी उनकी प्रवृत्ति थी, उनकी सोच थी कि किसानों से जितने ज्यादा हो वो क्या करे, लाभ ले सके, ब्याज ले सके, पैसा उनसे ले सके। और इनमें से एक त्रिध्रुवी संघर्ष हुआ। त्रिध्रुवी संघर्ष यानी किन लोगों के बीच में संघर्ष हुआ, कुलीन वर्ग, जमींदार और किसानों के बीच में। तीन लोग इसमें आ गए। कुलीन वर्ग जो एक सबसे उच्च वर्ग कहलाता था, जो कि शासन में ही रहा करता था। फिर उनके नीचे आता था जमींदार वर्ग, जो जमींदारी का काम करते थे, जो किसानों से काम करवाते थे, लगान वगैरह लेते थे, और उसके बाद किसान आते थे। तो इन तीनों के बीच में एक संघर्ष हुआ, इन तीनों के बीच के संघर्ष को जन्म दे दिया और यह संघर्ष शीघ्र इतना बढ़ गया कि उसे नियंत्रित करना या रोकना असंभव हो गया, क्योंकि किसानों पर अत्याचार ज्यादा बढ़ने लगे थे, ठीक है। और सतीश चंद्र जो एक राइटर है, इतिहासकार, उन्होंने भी कहा कि साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण राज्य के अधिकारियों की जागीर प्रथा की कुशलता को बनाए रखने की असमर्थता थी। जो मैंने कहा ना संघर्ष हुआ था, वो आपसी गुटबाजी में को जन्म दे दिया था, ठीक है ना। और मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, बहुत से ऐसे लेखक जिन्होंने अपनी अपनी चीजें यहाँ पे बताई हैं। औरंगजेब के दक्षिण अभियानों के परिणाम स्वरूप भू आवंटन के आकांक्षियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। जो जागीर की व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने अपनी जो थॉट है, जो विचार है, वो उन्होंने यहाँ पे रखा है, ठीक है ना।
अब ये मार्शल जो हॉन्गसन है वो कहते हैं कि उनका मानना है कि जो तीनों मुसलमान साम्राज्य थे, ऑटोमन, फसविद और मुगल, इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे समान रूप से एक ही धर्म का पालन करते थे, बल्कि उनकी सफलता का प्रमुख कारण गोला बारूद का सही प्रयोग था। और उनकी कमजोरी और पतन का भी मुख्य कारण यही था कि पश्चिमी गोलार्ध में युद्ध के क्षेत्र में बदलती हुई तकनीकों को सफलतापूर्वक अपना न सके। जो तकनीक उन्होंने पहले अपनाई थी उसी तकनीक पे वो चलते आ रहे थे, ठीक है ना। यानी कि बंदूक, तोप और गोला बारूद ने जहां साम्राज्य की शक्ति को बढ़ावा दिया, वहीं शक्तिशाली प्रजा द्वारा उनका प्रयोग अपने को सशक्त करने के और राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए किया गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यहाँ पे बनती है। कृषक है, सशस्त्र सेना है, जमींदार है, चौधरी बन गए, कृषक समूह अस्त्र बन गई, सभी चीजें थी। अब यहाँ पे देखिए, मराठा, सिख, जाटों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों के पास बंदूकों का भरपूर भंडार था। और ये स्मरण योग्य यानी याद रखने योग्य बात है कि इन लोगों को अपने समाज जाति में उच्च स्थिति के कारण कुछ परंपरागत अधिकार और अनुलाभ मिले हुए थे, क्योंकि ये समाज में बड़े थे, अपने दिन को कुछ लाभ मिले हुए थे और वे जरूरत पड़ने पर अपनी सेना की संख्या भी बढ़ा सकते थे, जो प्राय वो किया भी करते थे। और मुगल सेना के पास अत्यधिक मात्रा में सैन्य सामग्री थी, परंतु इसके बावजूद उन्हें स्थानीय सरदारों से हमेशा खतरा रहता था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में उनकी अवस्थिति उनके अनुकूल थी। यानी ग्रामीण इलाकों में उनका कोई भी वर्चस्व नहीं चलता था। जो ग्रामीण इलाके के लोग हुआ करते थे वो अपना खुद ही शासन वहां पे चलाते थे। तो 18वीं शताब्दी तक राज्य और स्थानीय सरदारों के पास समान रूप से सैन्य तकनीकी उपलब्ध थी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में एक व्यापक उथल पुथल थी। यही था मराठा की पतन मुगल के पतन का मुख्य कारण। और इसीलिए मुगल साम्राज्य के पतन को समझने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ही दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। तो दीर्घकालीन दृष्टिकोण क्या था कि मुगल साम्राज्य ने शक्ति के केंद्रीकरण के लिए कई संस्थाओं की नींव रखी, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, साम्राज्य में संस्थानिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को समय समय पर संकट आ गया, और जिसके कारण मुगल शासक जो था प्रभावशाली ढंग से उनका मुकाबला नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए भू राजस्व निर्धारण आप कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ग्रामीणों से जो है 20% तक की क्षति को कम करने के लिए वो राजस्व लेते थे ग्रामीणों से, किसानों से। और मुगल साम्राज्य की एक संरचनात्मक असमर्थता थी कि वे स्थानीय विशिष्ट वर्ग सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए। तो दोनों ही चीज जो थी मुगल साम्राज्य को पतन की ओर ले गई थी। अब अकबर की राजपूत की नीति को ले लेते हैं। यहाँ पर अकबर ने राजपूताना नीति जो चलाई थी, राजपूत वंश से जो संबंध उन्होंने स्थापित किए थे, वहीं उन्हीं राजनीतिक संघर्ष को रोक नहीं पाए। राजपूतों से संबंध स्थापित किए, जोधा से शादी की, हीराबाई, कुंवरबाई जो भी था, लेकिन राजपूतों के संघर्ष को ही वो नहीं रोक पाए थे। कुछ राजपूत अकबर के साथ में थे, कुछ राजपूत अकबर के यानी मुगल के अगेंस्ट में थे, खिलाफ में थे। सरकार द्वारा साम्राज्य में दूर दूर तक फैले हुए छोटे छोटे जमींदारों के साथ कोई व्यवहारिक संबंध स्थापित न कर पाने की अक्षमता भी थी, और इसी के साथ में इनकी समस्याएं और भी बढ़ती गईं। ठीक है ना, ये दीर्घकालिक समस्याएं थी। तो यही है आपका मुगलों के पतन का कारण। तो मुगल साम्राज्य के केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की अंतरजातीय प्रक्रियाओं और संकटों को समझने के लिए केंद्र और स्थानीय क्षेत्रों के निरंतर बदलते हुए समझौतावादी संबंधों, कुलीन वर्ग तथा स्थानीय सरदारों के बीच निरंतर तनावों को ध्यान में रखना होता, और यही चीज इन लोगों ने ध्यान में नहीं रखी। और धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य, जब अंग्रेज यहाँ पर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो अपने पैर पसारती गई। मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन विघटन होता गया, और जो अंग्रेज हैं वो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती गई। ठीक है, अब जो क्षेत्रीय राज्य थे, व्यवस्थाओं के उद्भव, सामाजिक आर्थिक संदर्भ क्या थे। अब मैंने कहा ना कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो धीरे धीरे कुछ क्षेत्रीय राज्य यहाँ पर क्या हुए, उद्भव हो गए। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी की राजनीतिक प्रक्रियाओं पर 3 प्रकार की शासन प्रणालियों को इशारा किया गया। यानी 3 प्रकार की शासन प्रणालियां थी। पहला, इसमें से चली आ रही पहले से चली आ रही मुगल शासन प्रणाली की प्रकृति, जो मुगल शासन लोग मतलब जो एक शासक चला आ रहा था, वंश के रूप में चला आ रहा था, वो था। अवध और बंगाल के नवाब केवल नाम के ही मुगल सूबेदार थे, पूरा उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में इन प्रांतों पर राज कर रहे थे। ठीक है, यानी कि मुगल इसमें राज कर रहे थे। इन्होंने मुगल द्वारा शुरू की गई प्रथाओं और रीतियों को अपनाया भी था। फिर दूसरी श्रेणी में वे राज आते थे जिनकी उत्पत्ति मुगल साम्राज्य से हट कर हुई थी, जो मुगल साम्राज्य के अंदर नहीं थे, उनके आधिपत्य में नहीं थे, जैसे जाट,
मराठा, सिख राज आते थे, जिनके शुद्धिकरण के नए तंत्रों की स्थापना की थी और मुगल साम्राज्य को वास्तविक रूप से और निरंतर रूप से खतरा था। तो ये मराठा और राजपूत लोग भी बहुत से मुगल के खिलाफ थे, तो मराठा, जाट, सिख ये लोग थे जो मुगल के लिए खतरा बने हुए थे। और तीसरी श्रेणी में आने वाली संरचनाएं राजनीतिक अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसमें मुसलमान तथा हिंदू और आदिवासियों के कई स्थानीय प्रभाव क्षेत्र थे जो कि स्वाधीन राज्यों की सीमाओं में स्थित हुआ करते थे। जैसे जाट जमींदार हो गए जो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र से भगाए गए थे। राजपूत वंशों ने पश्चिम में गुजरात से लेकर के उत्तर में अवध तक विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस तरह से छोटे छोटे राज्य जो है स्थापित हो गए थे। ठीक है ना, ओके। ये आ गया यहाँ पे सारांश कि 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषता मुगल शासन का पतन और कई क्षेत्रीय सत्ता केंद्रों का विकास था। जो क्षेत्रीय सत्ता थे, क्षेत्रीय राज्य थे, उनका विकास था। और शताब्दी के मध्य अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता की स्थापना के साथ एक नया कारक सामने आया जिसका प्रभाव बहुत गहरा था। 18वीं शताब्दी में जो मुगल शासक था उसका पतन हो गया था, विध्वंस हो गया था, और यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरे साम्राज्य में पूरे अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ चीजें भी। चौधरी जैसे दिया है, जमी जागीरदारी व्यवस्था, मनसबदारी प्रथा, पद होता है मनसब, जो मैंने बताया था कि मुगल अधिकारी वर्ग में जो भी शामिल होता था उसको मनसब दिया जाता था। यह दोहरा पद होता था, जात और सवार के नाम से होता था। ठीक है, तालुकदार होते थे, यानी जमींदार के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द तालुकदार होता था। ये जमींदार हो गया जो वंशानुगत रूप से उच्च अधिकारों का धारक होता था। ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, कभी कभी क्या पूछता है, टिप्पणी लिखने के लिए इससे आ जाता है। जैसे मनसबदारी व्यवस्था एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गए हैं, हमारी शुरू होगी यूनिट 2। तो यूनिट 2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, जिसमें स्वतंत्र राज्यों का आविर्भाव किस तरह से हुआ ये वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है। पहले वाले में सिर्फ मुगल साम्राज्य का पतन आप पढ़ लीजिए, और दूसरे वाले में इसमें स्वतंत्र राज्यों का आविर्भाव किस तरह से वो ये पढ़ लीजिए। तो आपका जो ये कोर्स है बहुत जल्दी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और ये जो कोर्स है ये आपका BHIC 134 है, तो इसके साथ साथ में EHI 5 जो है उन लोगों के लिए भी है, तो आप लोग भी इन्हें वॉच कर लीजिएगा। और आपका भी यूनिट 1 ही चल रहा है। ठीक है ना, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।